हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और पार्ट 1 में हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक इंफॉर्मेशन जो चाहिए था, उसको हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया था, चीजों को समझा था, ठीक है। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो सबसे पहले आप पार्ट 1 जाके देख लें, ताकि चीजें आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है। तो आज हम लोग मानव श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी मानव में जो होता है किस तरीके से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले वीडियो का जो है पिछला नॉलेज जो है थोड़ा सा एक ओवरव्यू कर देता हूं, ताकि आप लोगों को समझने में मदद मिले। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है, यानी श्वसन किसे कहते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेशन जो होता है, श्वसन जो है एक प्रक्रिया है जिसके मदद से दुनिया के सारे लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिसमें जान होते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स क्या होता है? जिसमें जान होता है, ठीक है। तो दुनिया के जितने भी लिविंग थिंग्स है वो अपने भोजन से किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, किस प्रोसेस से एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है, यानी श्वसन कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता था कि ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होता था, यानी ग्लूकोज टूटता था और एनर्जी का फॉर्मेशन होता था, ठीक है। तो वही कहलाता है रेस्पिरेशन। तो सिंपल टर्म में अगर हम समझे तो रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके मदद से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या था? गैसियस एक्सचेंज है। रेस्पिरेशन जो है, श्वसन जो है, गैसियस एक्सचेंज है। जैसे हम लोग सांस लिए, सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, कि ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका गैसियस एक्सचेंज, यानी गैसों का आदान प्रदान होना। और यही गैसियस एक्सचेंज के दौरान, ठीक है, ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये गैसेस एक्सचेंज के दरमियान जो होता है एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के टूटने की वजह से इस प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है रेस्पिरेशन, यानी श्वसन, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेशन था, श्वसन था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया कि श्वसन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को फुली फोकस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं सिस्टम, ठीक है। सिस्टम क्या होता है, ठीक है, सिस्टम किसे कहते हैं? तो सिस्टम जो होता है, सिस्टम में बहुत सी सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती है। जिसमें बहुत सी सारी चीजें जुड़ी हुई होती है वो क्या कहलाता है? सिस्टम, ठीक है। जैसे हमारा शरीर, हमारा शरीर भी क्या है? एक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से सारे चीजें जो है, बहुत से सारे अंग जो है आपस में जुड़े हुए हैं और हमारे बॉडी का निर्माण कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से सिस्टम होता है कि सिस्टम क्या कहलाता है? सिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सी सारी चीजों का मिलाप होता है, यानी बहुत सी सारी चीजें जो होती है एक दूसरे के साथ क्या होती है? कंबाइंड होती है, मिली भी होती है, और जुड़ करके एक सिस्टम का निर्माण करता है, ठीक हमारे शरीर की तरह। क्योंकि हमारा शरीर भी क्या है? एक सिस्टम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंग जो है मिले हुए हैं। और ये क्या है? सारे अंग सिस्टम का हिस्सा है। अगर इसमें से कोई भी अंग जो है अगर बढ़िया से काम नहीं करेगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पा रहा। तो हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, हमारा सिस्टम जो है अच्छे से वर्क करे, अच्छे से फंक्शन करे, इसके लिए क्या जरूरी है कि इस सिस्टम में, यानी हमारा शरीर में जितने भी अंश हैं, जितने भी ऑर्गन्स आपस में जुड़े हुए, वो सही तरीके से वर्क करे। अगर सही तरीके से वर्क करेंगे तभी हमारा बॉडी जो है अच्छे से फंक्शन कर पाएगा, ठीक है। ये तो था सिस्टम के बारे में, कि जब बहुत सी सारी चीजें जो होती है आपस में मिली हुई होती है तो सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि ह्यूमन में, यानी मानव में, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है किस तरीके से होता है। यानी मानव में जो होता है एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है और किस तरीके से होता है, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस को समझने से पहले ये जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, जो एनर्जी फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ये जो कंप्लीट आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और मैं आप लोगों को बताया कि सिस्टम क्या होता है, जिसमें बहुत सारी चीजों का मिला होता है, मिलाप होता है। तो देख सकते होंगे कि ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी
बहुत सारी चीजें मिली हुई होती है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें मिली हुई होती है और उनका जो है क्या क्या पार्टिकुलर फंक्शन होता है, यानी क्या क्या काम होता है। जैसे जो होता है नोज से लेकर करके जो लंग होते हैं हमारे, यानी फेफड़ा होता है, तो नाक से फेफड़ा के बीच में बहुत सारी चीजें आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाती है। क्या कहलाती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई होती है, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। इन सारी चीजों का एक अपना अपना फंक्शन है, एक काम है, ठीक है। जैसे नाक से लेकर के जो फेफड़ा होता है ना, सांस लिए फिर सांस छोड़े, तो नाक से फेफड़ा क्या है, एक पूरा सिस्टम है जो हमें सांस लेने और सांस छोड़ने में मदद कर रहा है। तो इसी स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझते हैं, ठीक है, कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो पहला नोज है, ठीक है। नोज क्या हमारा सेंसरी ऑर्गन है, सभी को पता है, जिसका काम क्या है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ठीक है। अब इसमें जो होता है, इस सिस्टम में एक ये जो गर्दन होता है ना, ठीक है, जिसको नली बोलते हैं, सांस नली, सांस नली को ट्राइकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्राइकिया। जिस तरीके से हम लोग खाना खाते हैं और एक नली के माध्यम से हमारे स्टमक में यानी पेट में जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? आहार नली यानी भोजन नली। तो उसी को क्या कहा जाता है? ठीक उसी तरीके से हमारा सांस लेने के लिए भी एक नली होती है, जिसे ट्राइकिया कहते हैं, जिसे हिंदी में जिसको सांस नली कहा जाता है। तो ये जो कि नाक से जुड़ी हुई होती है। नाक से आने के बाद, ठीक है, नाक से आने के बाद यहाँ पे देख सकते होंगे बहुत सारा स्ट्रक्चर मिला हुआ होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है? फेरिंग्स होता है, ठीक है, फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स क्या होता है? एक सी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक सी टाइप का क्या होता है? स्ट्रक्चर बना होता है, जो कि कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। देख सकते होंगे यहाँ पे जो है हमारे गर्दन में इस सांस नली में एक फेरिंग्स पाया जाता है, जो कि नरम हड्डी की बनी होती है, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। कार्टिलेज क्या होता है? हमारे शरीर की सबसे नरम हड्डी होती है, ठीक है। तो ये जो हमारे नली में जो फेरिंग्स बना होता है, वो भी कार्टिलेज का बना होता है, यानी एक तरीके का बहुत ही सॉफ्ट हड्डी होती है, ठीक है। फिर इस फेरिंग्स में क्या होता है? लैरिंग्स भी होता है। फिर फेरिंग्स के बाद क्या होता है? लैरिंग्स होता है, ठीक है। फिर लैरिंग्स में फिर क्या होता है? लैरिंग्स के बाद फिर एडम्स एप्पल्स होते हैं, जिसे कंठ कहा जाता है, ठीक है। जो निकला हुआ दिखता है ना, वो क्या होता है? कंठ कहलाता है। उसके बाद फिर कंठ के बाद जो होता है, ये दो जो है सांस नली होती है, जिसे वाइंड पाइप कहते हैं, ठीक है, जिसे विंड पाइप कहा जाता है। तो इस सांस नली में यानी ट्राइकिया में बहुत सी सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती है। क्या होती है? पहला फेरिंग्स होता है, फिर दूसरा लैरिंग्स होता है, फिर फाइनली जो होता है एक वाइंड पाइप होता है, जिसे सांस नली कहते हैं। तो देख सकते होंगे दो सांस नली है, एक राइट फेफड़े की तरफ गई है और एक लेफ्ट फेफड़े की तरफ गई है। जैसे ह्यूमन में जो होता है दो फेफड़ा होता है ना, एक दाहिना फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। तो ये जो दायां और बायां फेफड़ा होता है, एक सांस नली से जुड़ा हुआ है, जिसे विंड पाइप कहा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस फेफड़े के अंदर में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स मिले होते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि देख सकते होंगे इस फेफड़े के अंदर में क्या होता है? अल्बियोली पाया जाता है, और इस फेफड़े के बाहरी भाग को प्लूरा मेम्ब्रेन्स कहा जाता है, यानी प्लूरा झिल्ली कहते हैं, ठीक है। फेफड़े की जो बाहर की जो परत होती है, ठीक है, उसी को प्लूरा मेम्ब्रेन्स कहा जाता है, यानी प्लूरा झिल्ली कहा जाता है। और ये जो फेफड़े के अंदर जो होती है स्ट्रक्चर होती है, वो अल्बियोली कहा जाता है, ठीक है। किसे क्या कहा जाता है? अल्बियोली कहा जाता है। और ये अल्बियोली का काम है कि ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाना। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको कि अल्बियोली का काम क्या है, ठीक है। अल्बियोली कहां पाया जाता है? फेफड़े में पाया जाता है। और अल्बियोली का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ऑक्सीजन जो आता है उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाने का काम करता है। तो याद रखना, अल्बियोली का जो मेन फंक्शन है, मेन काम है कि ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाना। और यही अल्बियोली जो होता है फेफड़े के अंदर में पाए जाते हैं। अब दो फेफड़ा है, तो जाहिर सी बात है दोनों साइड अल्बियोली होगा। तो एक लंग्स में यानी एक फेफड़ा में जो होता है 15 करोड़ अल्बियोली पाया जाता है। कितना? 15 करोड़ अल्बियोली पाया जाता है। तो अब बात समझ सकते हैं दो लंग्स में कितना होगा? दो लंग्स में टोटल 30 करोड़ अल्बियोली पाए जाते हैं। याद रखना कि एक लंग्स में 15 करोड़ अल्बियोली, और दोनों लंग्स को अगर हम मिला देंगे तो 30 करोड़ यानी 30 करोड़ अल्बियोली पाया जाता है, जिसका काम है ऑक्सीजन को ब्लड में
मिलाना। ठीक है, तो ये तो था ह्यूमन रेस्पिरेटरी का सिस्टम, जिसमें बहुत से सारी चीजें मिली हुई थी, जैसे नोज, फेरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स होता है, फिर एडम्स एप्पल्स होता है, फिर इसी में एल्वियोली होता है, वाइंड पाइप होता है जिसे सांस नली कहा जाता है। ये सारे सिस्टम जो होते हैं मिल करके रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये सारे जो होते हैं आपस में, ये सारे सिस्टम, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं मिल करके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, जो कि नाक से लेकर के फेफड़े के बीच में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और सारी चीजें जो होती है आपस में जुड़ी होती है, और सारी चीजों का एक अलग अलग अपना काम होता है। तो आई होप आप लोग ये जो डायग्राम था, बेसिक डायग्राम, उसको समझ गए होंगे। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है क्योंकि मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, तो आप ड्राइंग को इग्नोर कर सकते हैं। मैं इससे जो रिलेटेड आपको बता रहा हूं उसको आप बेहतरीन तरीके से जो है ध्यान पूर्वक समझे। ठीक है, अभी इस ट्रैकिया में यानी सांस नली में, ठीक है, इस ट्रैकिया में, सांस नली में जो एक सी टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, जुड़ा हुआ होता है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल, और हिंदी में आदम का सेब, और टेटुआ कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, टेटुआ। एडम्स एप्पल को क्या कहा जाता है, टेटुआ। जैसे सुनते होंगे ना आप कि मैं आपका टेटुआ दबा दूंगा, ये जो टेटुआ होता है ना, इसी को एडम्स एप्पल कहा जाता है। अब ये एडम्स एप्पल जो होता है, टेटुआ जो होता है, मेल में यानी पुरुष में ज्यादा विकसित होता है, ज्यादा विकसित होता है। इसीलिए देखते होंगे कि पुरुष का जो टेटुआ होता है, ये जो होता है एडम्स एप्पल, वो हल्का निकला हुआ होता है, बाहर दिखाई देता है। और वहीं पे जो फीमेल होती है, फीमेल का जो टेटुआ होता है, ये एडम्स एप्पल, वो नहीं दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि फीमेल में, महिला में, वो जो एडम्स एप्पल होता है वो उतना विकसित नहीं होता है पुरुष के मुकाबले, इसीलिए इन लोगों में दिखाई नहीं देता है, और इन लोगों में थोड़ा सा पुरुष में जो है दिखाई देता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो पुरुष लोग होते हैं उसकी आवाज जो है थोड़ा मोटा होता है, और जो फीमेल होती है उसकी आवाज पतली होती है। क्यों, तो आवाज मोटा होने का मेन कारण है क्या, कि एडम्स एप्पल जो है मेल में ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है, जिसके वजह से थोड़ा बाहर की ओर दिखाई देता है। और फीमेल जो होती है उसकी आवाज जो होती है पतली होती है, सुरीली होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें एडम्स एप्पल जो होता है थोड़ा कम विकसित हुआ रहता है, जिसके वजह से जो है उसका अंदर ये टेटू वाला जो पार्ट है वो बाहर की ओर नहीं दिख रहा होता है, और आवाज भी पतली होती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे एडम्स एप्पल क्या होता है, टेटुआ। ठीक है, जिसमें फीमेल में लेस डेवलप होता है और मेल में ज्यादा डेवलप होता है, जिसकी वजह से पुरुष का आवाज मोटा होता है, और फीमेल की जो आवाज होती है, यानी महिला की जो आवाज होती है वो पतली होती है। अब बात करते हैं लैरिंग्स का। ठीक है, लैरिंग्स, ठीक है, क्या होता है, लैरिंग्स, जिसे हिंदी में कंठ कहा जाता है। ये जो कंठ होता है ना, यहाँ पे इस गले में, इस गर्दन में एक पार्ट होता है जिसे लैरिंग्स कहते हैं, जो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, पार्ट है, जिसे कंठ कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में लैरिंग्स कहा जाता है। तो इसका क्या काम है समझते हैं। ठीक है, हमारे गर्दन में जो कंठ है, जो कि मानव श्वसन तंत्र का एक हिस्सा है, उसका क्या काम है, तो लैरिंग्स का काम है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। जो हम आवाज निकलता है, जो हम लोग बोल पाते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो कौन करता है, यही लैरिंग्स करता है। ठीक है, यहाँ पे जो बॉक्स टाइप का बना होता है ना, गले में जो बॉक्स टाइप का बना होता है, जिसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है, वो क्या होता है, उसका काम है कि साउंड को उत्पन्न करना, यानी साउंड को प्रोड्यूस करना। और इस लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड भी होते हैं, जिसे बाध यंत्र कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, याद रखना कि इस लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड होता है, जिसे बाध यंत्र कहते हैं। और अगर नंबर ऑफ वोकल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो कितने होते हैं, 2 वोकल कॉर्ड होती है। कितने होते हैं, 2। याद रखना, लैरिंग्स में कितने नंबर ऑफ वोकल कॉर्ड कितने होते हैं, 2। तो अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि वोकल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछा गया था इससे, लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड से रिलेटेड। तो अगर लंबाई की बात करें मेल में, तो मेल में जो वोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है 1.75 सेंटीमीटर से लेकर के 2.25 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड यानी वोकल कॉर्ड की जो लंबाई होती है पुरुषों में 1.7 सेंटीमीटर से लेकर के 2.25 सेंटीमीटर तक होता है। अगर वही बात करें फीमेल की, तो फीमेल में 1.2 सेंटीमीटर से लेकर के 1.75 सेंटीमीटर तक का होता है। ये जो है वोकल कॉर्ड की लंबाई होती है पुरुष में और फीमेल में।
तो एक बार पूछा गया था क्या, डिफरेंस पूछ लिया था। ठीक है, रेलवे का जो टेक्नीशियन का एग्जाम हो रहा था तो उसमें पूछा गया था, ये वोकल कॉर्ड का लंबाई से पूछा गया था, और पूछ लिया था कि जो फीमेल की जो वोकल कॉर्ड की जो लंबाई होती है पुरुष के मुकाबले कितनी कम होती है, यानी डिफरेंस से पूछ लिया था। ठीक है, तो डिफरेंस निकल जाएगा 2.25 सेंटीमीटर से लेकर के 1.75 सेंटीमीटर। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन क्या है, पूछा जाता है। तो याद रखना, लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड मेल में 1.75 सेंटीमीटर से लेकर के 2.25 सेंटीमीटर, और अगर मेल में पूछे तो मेल में 1.25 से लेकर के 1.75 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये जो था रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी पार्ट्स इन्वॉल्व थे और उसके क्या मेन काम था उसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोगों को मेन समझना है, मेन फंडा क्या है कि रेस्पिरेशन में, यानी जब हम लोग श्वसन जो होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं और ऑक्सीजन जब लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये सारी चीजें जो थी, ये सारी जो चीजें थी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जितना सारा चीज इन्वॉल्व था, जितना सारा पार्ट्स था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उसके क्या मेन फंक्शन थे उसको भी हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन मेन फंडा हम लोगों को समझना है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आखिर एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है ह्यूमन बॉडी में, यानी ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, तो ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, इस दरमियान में जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग को मेन काम है समझना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है, ह्यूमन रेस्पिरेशन में किस तरीके से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले जो होता है, एयर जो होता है, हवा जो होता है, नाक के माध्यम से हम लोग अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं। सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हवा लेते हैं। तो ये जो नाक से होता है, नाक से होते हुए आता है। ठीक है, ये सारे प्रोसेस को ये जो है फॉलो करता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस को समझाने के लिए देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा एक फ्लो चार्ट बनाया है मैं। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से और कौन कौन से प्रोसेस होते हुए हमारे फाइनली एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं, ये जो नाक है, नाक का काम है क्या है, नाक हमारा सेंसरी ऑर्गन है जिसका काम है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। ठीक है, ये जो नोज है, तो नोज जो होता है, नोज में नॉस्ट्रिल पाया जाता है, यानी नॉस्ट्रिल किसे कहा जाता है, छोटा छोटा जो बाल होता है उसी को नॉस्ट्रिल कहा जाता है। याद रखना, नॉस्ट्रिल जो होता है किसे कहते हैं, छोटा छोटा जो बाल होता है हमारे नाक के अंदर में, उसी को नॉस्ट्रिल कहा जाता है, जिसका मेन काम है कि हवा में जो पॉल्यूशन होता है, जो गंदगी होती है, उसको फिल्टर करने का काम करता है। कौन, नॉस्ट्रिल, जो कि छोटे छोटे बाल होते हैं। और बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्रेटिन। ठीक है, तो याद रखना, बाल में यानी हेयर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन। ठीक है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, बाल में हो गया, नाखून में हो गया, तो बाल और नाखून में जो है यही केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और बाल का जो स्टडी होता है ये ट्रैकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हेयर का स्टडी क्या कहलाता है, ट्रैकोलॉजी। हेयर का स्टडी जो होता है ट्रैकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ट्रैकोलॉजी कहलाता है, याद रखना, हेयर का स्टडी ट्रैकोलॉजी कहलाता है, और हेयर में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो एयर जो होता है, जो हवा होता है, ऑक्सीजन जो होता है, नाक के माध्यम से होते हुए इस फेफड़े में आता है, फिर फेफड़े में अल्वियोली होता है, फिर अल्वियोली क्या करता है, उस ब्लड को ऑक्सीजन में मिलाता है। तब इस प्रोसेस से, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि पूरा हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं, कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है एनर्जी फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो है कहाँ पे, नाक में आता है। नाक में आने के बाद नेजल कैविटी होता है। नेजल कैविटी जो नाक में की जो हड्डी होती है ना, इसी को नेजल कैविटी पाया जाता है, ये सॉरी, इसी को नेजल कैविटी कहा जाता है। तो ये नोज है, नोज के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर आया, फिर अंदर आने के बाद नेजल कैविटी में जाता है, फिर नॉस्ट्रिल में जाता है, जो कि छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसका काम है एयर को, एयर में जो पॉल्यूशन है उसको फिल्टर करना। फिर नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स में जाने के बाद विंड पाइप, जिसे सांस नली कहते हैं। फिर सांस नली के माध्यम से, ये क्या सांस नली, फिर सांस नली के माध्यम से होते हुए ब्रोंकी में जाता है, जिसे फेफड़ा यानी लंग्स कहा जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन का जो ये क्या है, सारा ऑक्सीजन का फ्लो हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पहले नाक के माध्यम से अंदर आया, फिर नेजल कैविटी में ऑक्सीजन गया, फिर नॉस्ट्रिल में, फिर फेरिंग्स में, फिर विंड पाइप में, फिर विंड पाइप की मदद से फेफड़े में गया, जिसे ब्रोंकी कहा जाता है और लंग्स भी कहा जाता है। फिर लंग्स से फिर ब्रोंक्यूल्स में गया,
फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद अल्वियोली में गया, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना अल्वियोली, तो ऑक्सीजन कहाँ गया, अल्वियोली में गया, और ये अल्वियोली जो है ऑक्सीजन को ब्लड में मिला दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्वियोली का मेन फंक्शन क्या है कि ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाना। ठीक है, और ब्लड में मिलाने के बाद ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिलने के बाद एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है ऑक्सी हेमोग्लोबिन कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है। तो ऑक्सीजन अल्वियोली में आया, फिर अल्वियोली के बाद ब्लड में मिला, ब्लड में मिलने के बाद हमारे अंग में गया यानी ऑर्गन्स में। ठीक है, ऑर्गन्स में जाने के बाद टिश्यू में गया। ठीक है, टिश्यू में जाने के बाद फिर सेल्स यानी फाइनली हमारे कोशिका में पहुंचा। ऑक्सीजन जब हमारे कोशिका में फाइनली पहुंचा तो इस कोशिका में यानी सेल में एक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, सेल में क्या हुआ, एक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन होने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म जो होता है, ग्लूकोज जो टूटता है और हमें एनर्जी देता है, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ऑक्सीजन के बिना में ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म हो ही नहीं सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। तो ग्लूकोज को टूटने के लिए, कैटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, अनिवार्य है। अगर ग्लूकोज नहीं होगा, सॉरी ऑक्सीजन नहीं होगा तो ग्लूकोज टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो एनर्जी हमें फिर मिलेगा नहीं। तो सारा खेल जो होता है इस सेल में होता है। ठीक है, सेल के जो माइट्रोकांड्रिया होता है ना, तो माइट्रोकांड्रिया में ही क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जिसे माइट्रोकांड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। याद रखना, माइट्रोकांड्रिया को पावर हाउस यानी ऊर्जा का भंडार घर भी कहा जाता है। किसे, माइट्रोकांड्रिया को, जो कि सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी कोशिका में सारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है यानी कोशिकीय श्वसन होता है। यहीं पे पहले से जो मौजूद ग्लूकोज होता है जो हम खाते हैं, उस भोजन से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, और वो ग्लूकोज कहाँ पर स्टोर होता है, सेल्स में, कोशिका में। और ये कोशिका में पहले से मौजूद जो ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन के आने के बाद ऑक्सीजन के साथ मिल करके ये देखिए क्या क्या कांड करता है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज जो होता है हमारे सेल्स में पहले से मौजूद होता है, फिर बाद में क्या होता है, नाक के माध्यम से ऑक्सीजन आता है, और ये ऑक्सीजन आने के बाद ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। कितना करता है, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें बना के देता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, याद रखना, 686 किलो कैलोरी जो हमें ऊर्जा मिलता है किस फॉर्म में मिलता है, एटीपी में मिलता है। और एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ग्लूकोज सेल में जो होता है मौजूद ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलने के बाद ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होता है यानी ग्लूकोज टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर जल और एनर्जी देता है। तो हमारे शरीर में ये जल और ऊर्जा तो काम है। ठीक है, ये वाटर हो गया और एनर्जी जो है हमारे शरीर के लिए एसेंशियल तो है, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जाता कहाँ पे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी रास्ते से वापस नाक के माध्यम से होते हुए बाहर निकल जाता है। यानी जिस रास्ते से ऑक्सीजन आया था उसी रास्ते से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले सेल में जाता है, फिर टिश्यू में, फिर ऑर्गन्स में, फिर ब्लड में, फिर अल्वियोली में, फिर इस तरीके से ये प्रोसेस, ये पैटर्न, ये रास्ते को फॉलो करते हुए नाक के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हम छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते होंगे कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना जो हो रहा है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो रहा है। ठीक है, सेकेंड से भी कम समय में जो है सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप सोच सकते होंगे कि ऊपर वाले जो है हमारे शरीर को कितना बेहतरीन बनाया है और कितनी बेहतरीन संपत्ति है कि एक सेकेंड में भी कितने बार जो है, कितना जो है हम लोग सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं और एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो याद रखना, श्वसन रेट भी इससे पूछा जाता है, रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट, एक बार में जो ह्यूमन होते हैं वो कितनी बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, रेस्पिरेशन, जिसे कि श्वसन दर कहा जाता है, रेस्पिरेशन रेट। तो 1 मिनट में जो होता है, 1 मिनट में 16 से 21 बार होता है। ठीक है, ये फ्लक्चुएट करते रहता है, यानी 16 से 22 बार जो होता है श्वसन दर होता है। 1 मिनट में हम लोग कितना बार सांस लेते छोड़ते हैं, तो 16 से 22 बार होता है। ये अलग अलग में वेरी होते रहता है। तो इस तरीके से देख सकते होंगे हमारे शरीर में और सारे लिविंग थिंग्स में जो होते हैं एनर्जी का फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी इसमें बहुत सारे सिस्टम्स का, बहुत सारे पार्ट्स का जो होता है इन्वॉल्वेशन होता है, सारा लोगों का अलग अलग काम होता है। फिर फाइनली जो है
ऑक्सीजन जो है हमारे सेल्स तक पहुंचता है और सेल्स में यानी कोशिका में मौजूद पहले से जो ग्लूकोज होता है उस वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल और एनर्जी हमें देता है। फिर उसी रास्ते से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ये था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है, कि रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस। लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। सांस लिए छोड़े तो बहुत ही आसान लग रहा होगा कि एक सांस लिए फिर सांस छोड़े, एनर्जी का फॉर्मेशन तो हो गया। लेकिन सांस ले रहे सांस छोड़ रहे इसी दरमियान में जो है रेस्पिरेशन जो हो रहा है 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बात करेंगे कि रेस्पिरेशन जो है कितने स्टेज में कंप्लीट होता है। तो 4, पहला कौन कौन था? पहला होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसेस, उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन, फिर चौथा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, यानी श्वसन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट बात करेंगे स्टेप के बारे में।